तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से, और लगातार मैं आपके सामने सक्सेस कारवा ला रहा हूँ। इसका एग्जैक्ट जो हमारा उद्देश्य है कि फौज की जितनी भी एंट्री हैं उनके विषय में आपको प्रॉपर ढंग से अवेयरनेस मिले और आप भी अच्छे ढंग से तैयारी करके इस एग्जाम में सफलता तय कर पाएं। और आज इसी कड़ी में हम एफकैट स्पेशल सेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। एंड नमन है हमारे साथ जो आपके साथ शेयर करेंगे अपने अनुभव को कि आखिर एफकैट प्रिपरेशन की जर्नी उनकी कैसी रही है, कैसे उन्होंने तैयारी की और कैसे वो रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं बैक टू बैक। और नाउ ही इज टारगेटेड फॉर द एसएसबी। अब एसएसबी पे फोकस्ड हैं और एसएसबी डेट चुन करके अब एसएसबी फेस करने के लिए भी ये जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और आप सबको भी बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए होगा जिससे इस बार नमन बेहतर कर पाए ओवरऑल, और लगातार इसी तरह के सिलेक्शन के एक्सपीरियंसेस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो बहुत बहुत स्वागत है नमन आपका। थैंक यू सर। तो बेसिकली नमन, सबसे पहले ये बताएं कि आप हैं कहाँ से, क्योंकि लंबी जर्नी आपकी है, मैं तो ये पर्सनली जानता हूँ। यस सर। तो हैं कहाँ से और कैसे फौज की जर्नी शुरू हुई? सर मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ जी। बट मेरे फादर पुलिस सर्विस में है जी। तो उनकी पोस्टिंग यहाँ इलाहाबाद में है। अभी किस थाने पे है इलाहाबाद में? सर थाने में नहीं, वो एज अ ड्राइवर एक एज ए चलते हैं ऑफिसर के साथ। अच्छा। हाँ, तो वो एज अ हेड कांस्टेबल एज अ ड्राइवर हैं, वो साथ में चलते हैं उनके। तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं जी। तो मेरी जर्नी फौज की स्टार्ट हुई थी आफ्टर क्लास 10th। अच्छा, आफ्टर क्लास 10th ही स्टार्ट? आफ्टर क्लास 10th। बट क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई था नहीं मेरे कि मुझे कोई गाइड करे, बट मेरे अंदर था कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे ये करियर में चूज़ कर लिया है मैंने, तो चाहे इसके लिए कोई भी मुझे इफ एंड बट कुछ भी करना पड़े मैं ट्राई करता हूँ। मानता भी हूँ क्योंकि जिस तरह का आपका मनोबल है, जो पॉजिटिविटी है, ये बिल्कुल हमें शो भी कर रही है। चलिए जर्नी और आगे बताइए, इंटरेस्टिंग है बहुत कुछ। जी सर। तो 10th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, बट कोई पाथ नहीं दिख रहा था कि कैसे जाना है। तो मैंने रैंडमली कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, बट गाइडेंस ठीक नहीं मिली। आई थिंक मुझे लगता है मोस्टली जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं उनको गाइडेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनका बैकग्राउंड डिफेंस नहीं होता। तो वही बेसिकली मेरे साथ भी वही इशू रहा, गाइडेंस सही से प्रॉपर मिली नहीं। आसपास ही कहीं ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, यहीं इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में। हाँ जी, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली और मोटिवेशन भी उतना था पर सही पाथ नहीं मिल पा रहा था उसको, कोई गाइड नहीं कर रहा था ढंग से। तो आई थिंक वो मेरे लिए शायद सबसे बहुत बड़ा बैक कर गया मेरे लिए। बट मैंने ट्राई करता रहा। तो ये आपने 10th के बाद ज्वाइनिंग ली थी कि 12th के बाद? सर मैंने 10th के बाद ही कर ली थी, फाउंडेशन क्लासेस। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस से जुड़े। हाँ, तो आई थिंक वही इशू रहा। तो मेरा एनडीए के लिए अप्लाई किया, बट राइट गाइडेंस नहीं थी तो मेरा एनडीए नहीं हो पाया। बट मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। फैमिली वालों ने बोला कोई बात नहीं, आप कॉलेज में एंट्री ले लीजिए, आप एनडीए के लिए अप्लाई करिए, एलिजिबल हैं, बट ट्राई करिए। बट कॉलेज जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, कॉलेज के करिकुलम से टाइम ही नहीं मिल पाता था। बट मैं इतना था चाहे जितना हो तैयारी हो चाहे ना, पर मुझे देना है एनडीए का पेपर, ताकि जो मैं गलती कर रहा हूँ आने वाले अपने किसी जूनियर को मैं बताऊंगा वो ये गलती ना करे। ठीक है। तो मैंने तो एयरफोर्स का कारवां इसमें कहाँ से जुड़ा? सर फिर एयरफोर्स का सर ये टू बी ऑनेस्ट सर मुझे भी नहीं पता था। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि एयरफोर्स का भी अप्लाई कर सकते हो तुम, बेटर ऑप्शन है। तो मैंने सोचा ओके लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट, नो आइडिया अबाउट इट, ट्राई इट but not able to clear it. Second attempt, again not able to clear it. But third attempt, this time I have decided that now I have to utilize this opportunity, and I tried my best, and I joined the Major Khalsi classes at that time in the 2020, 9 December 2020. 9 दिसंबर 2020. Yes sir. लंबा जर्नी हो गई, बहुत लंबा जर्नी। और फैमिली में भी मेरे छोटे जीजा जी भी वो एयरमैन थे। हाँ, तो उस समय मेरी सिस्टर की मैरिज भी उन्हीं के साथ हुई थी, तो वो भी एक मोटिवेशन मिल गया मुझे, गाइडेंस मिला। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यू शुड गो फॉर सम इंस्टीट्यूट एंड लुक फॉर इट। सो दैट्स व्हाई आई वेंट मेजर कलसी, आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट। सो अब उस दिन से मैंने कसम खा ली कि क्लास में जिस दिन कदम रखूंगा, अब सीधा क्लास का जब आखिरी का होगा उसी में मैं अपना सेलेक्ट होके निकलूंगा। तो और आपने वो कर भी दिखाया। जी सर, मैंने एक दिन क्लास 9 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और आई थिंक 31 मार्च तक चली थी। मैंने रेगुलर में रहा था क्लास में, एक दिन भी मैंने मिस नहीं। बीच मेरी मदर की भी हेल्थ बहुत दिक्कत थी, पर उनको मैं बताता नहीं, मैं भी क्लास करनी है। क्या बात है। चाहे जो भी हो जाए करनी है। और जितना सर लोग गाइड करते थे बस मैं उतना फॉलो करता रहता था। आई थिंक वही मेरी बुनियादी बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी कर दी उसने। वहाँ से आपका अर्थमेटिक भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं वाई ग्रुप में अप्लाई कर रहा था, तो मेरे बेसिक्स वहाँ से बहुत अच्छे हो गए। वो 3 महीने की रिगरस मेरी मेहनत, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे। तो और लगातार मॉक टेस्ट देना, यहाँ पे हमेशा टॉप पे रहना था, तो बहुत अच्छा लगता था।
फिर और आज एग्जैक्टली मैं कनेक्ट भी करना चाहूंगा कि जो पढ़ाई उस समय की थी, जी सर, क्या उसका एफकैट में फायदा मिला कि नहीं मिला? 100% सर फायदा मिला। 100%। बस एफकैट में आपको थोड़ा प्रिसीजन से थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि एफकैट थोड़ा सा लेवल अप है, बिल्कुल अप भाई, है, लोग के और comparison में। आपको ऑनेस्ट रहना है। बिल्कुल। ये पूरी जर्नी ऑनेस्टी की है। ऑनेस्टी की है। ये बात मुझे लगता है नमन हर बच्चे को समझ में आनी जी चाहिए। आज थोड़ा समय बदला है, बहुत अच्छी बात आप करें, यू वेरी क्वाइट मैच्योर इनफ, अभी आप बड़े हो गए हैं। जी सर, क्योंकि मैंने जो देखा है और आज जो देख रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस मुझे दिख रहा है। ऐसा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस जर्नी में ये एटीट्यूड डेवलप किया है। Yes, sir. और मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी, जस्ट मेंटेन दिस एटीट्यूड व्हाट यू हैव राइट नाउ, बट इट इज रियली हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द होल एसएसबी जर्नी। Thank you, sir. बिकॉज जानते हो सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में कैंडिडेट्स का क्या है कि वो ओरिजिनल नहीं हो पा रहे हैं, Yes, sir. रियल नहीं हो पा रहे हैं। Yes, sir. इतना उनको डिजिटली वर्चुअली जो है Yes, sir. भरमा दिया जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि फौज के अंदर जाना रियलिटी पे बेस्ड है, Yes, sir. इमेजिनेशन या फालतू के स्टेटमेंट्स पे नहीं बेस्ड Yes, है। sir. जितना आप रियल होंगे उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस Yes, बढ़ते जाएंगे। हुआ, एग्जाम भी क्लियर हुआ और फिर लगातार एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार होता रहा। Yes, sir. सब कुछ बदल गया, बड़ा ह्यूज झटका था वो Yes, सभी कैंडिडेट्स के लिए। Yes. हम भी उनके लिए बहुत निराश हुए, इवन प्रयास बहुत स्तर पे किए गए, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की यहाँ पे ऑटोक्रेसी चली है, तानाशाही जिसको हम लोग बिल्कुल अपनी सर। भाषा में कहते हैं, और इसने बहुत बच्चों के परिवारों के दिल को दुखाया है। बिल्कुल सर। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि ये तानाशाही वाला अप्रोच था जी सर। और वो चीज़ हुई, तो अब वो झटका लगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन इधर चल ही रहा था आपका। हाँ सर, बिल्कुल। तो फिर से कैसे ये मोटिवेशन, ये पॉजिटिविटी कैसे, नहीं यार अब एफकैट जाना है? फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कॉलेज के 5th सेमेस्टर में था, तो मैंने सोचा चलो एफकैट का फॉर्म आया है, मेरी सिस्टर ने बोला तुम अप्लाई कर दो, एयरफोर्स तो तुम्हारा बैकअप है ही, बट तुम यू शुड ऑल्सो गो फॉर एज ए कमीशन एफएसबी एज ए ऑफिसर एंट्री। सो ओके, लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी एयरफोर्स की, तो मैंने अप्लाई कर दिया और आई विल एबल टू क्लियर इट ऑल्सो। सो एसएसबी की डेट्स ली 27 दिसंबर की, और गया, स्क्रीन इन हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट इशू की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। कोई बात नहीं, इस बार पूरी तैयारी कर लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। अभी डेट कब है एसएसबी की? सर 7th of August। 7th of August, लंबा समय लिया इस बार। हाँ सर, इस बार जम पूरा। के काम करिए एंड you'll get the best guidance here, Yes. and आपको इतना प्रैक्टिस हम देंगे, Yes. इतना कुछ मिल जाएगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करेंगे। Yes, sir. तो जो फर्स्ट टाइम एसएसबी में गए, जी। उस समय गाइडेंस लिया था कि डायरेक्ट पहुंच गए थे? सर उस समय मेरी यहीं पे जीडीएसआरटी की प्रैक्टिस इतनी हो गई थी, श्रेयांश सर Airforce, ने हाँ। इतनी अच्छी करा दी थी कि मैं लगता है कि हम लोग जितने भी एज ए नॉन कमीशन एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जीडी जितने भी करते थे, अगर वो सब जाते, वो सब स्क्रीनिंग हो जाते। क्या बात है, इतनी बेहतरीन तैयारी हो गई थी। ये हम कहना भी लोग चाहते की। हैं कि हमारे यहाँ नॉन कमीशन की भी जो जीडीएसआरटी की तैयारी, वो भी कमीशन के ही लोग करा रहे हैं। Yes, sir. नॉन कमीशन के लोग नहीं आ रहे हैं। Yes, sir, yes, तो sir. लाजमी सी बात है कि जो स्टैंडर्ड वो बनाते हैं, Yes, sir. वो कमीशन लेवल का ही बनाते हैं। तो जी, तो इतना ब्यूटीफुल वो रहा जर्नी प्रोसेस, पता ही नहीं चला। फिर उसके जो एसएसबी गए तो स्क्रीनिंग एकदम इजी लगा। हाँ, बट वो रहता है कि एज ऑफिसर एंट्री जा रहे हो तो आपका एक प्रेशर मेंटेन रहता ही है हमेशा, Exactly, वो pressure होता क्योंकि हर कैंडिडेट वहाँ हर स्टेट से आता है, सबका अलग बैकग्राउंड है, और सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। सही। सो यू हैव टू बी ऑन द एज। एग्जैक्टली, ऑन द एज यू नीड टू। सो एंड फॉर कमीशन स्पेशली, एंड स्पेशली sir. फॉर द एफकैट एंट्री यू नीड Yes, टू बी sir. बहुत ही स्मार्ट, डायनेमिक कैंडिडेट्स आते हैं, बिकॉज मैक्सिमम फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड, यू Yes, नो, sir. ज़्यादातर तो बीटेक बैकग्राउंड के ही रहते Yes, हैं, तो वो स्टैंडर्ड तो है इस एंट्री में। Yes, sir. और बस ये है कि थोड़ा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी इस एंट्री में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, Yes, sir. बट कम्युनिकेशन अकेले इनफ नहीं है, यस सर, उसके पीछे का कंटेंट और इंटेंट बहुत मैटर बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा खोखला मिल जाता है। कम्युनिकेशन इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अगर नॉर्मल भी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, जी। बोल्ड होना पड़ेगा, जी। बस बाकी तो अभी सब एसएसबी की जर्नी कब से स्टार्ट हुई आपके एमकेसी में? सर अभी मुझे तो 2 ही दिन हुए अच्छा, हैं। 2 ही दिन हुए हाँ हैं। सर। तो अभी जस्ट रीच्ड हैं। Reached हैं। तो क्या कल साइकोलॉजी की क्लास में थे आप? यस सर था मैं, पर सबको दूसरों का डोजियर पढ़ा जा रहा था, तो मैं उससे एनालाइज कर रहा था, अच्छा मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता Exactly. इस सिचुएशन पे, जी, जी। अपने आप को एनालाइज कर रहा था। तो बस ये हमारी भी रणनीति यही होती है ना उनकी, हाँ। जैसे कैंडिडेट्स का एक मॉक इंटरव्यू हुआ, यस सर, तो उसमें कुछ कमियां हैं उसके अंदर, Yes. तो हम कहते हैं इसका दूसरा भी करना है। Yes. बट ये कैंडिडेट की स्वयं जिम्मेदारी कि जब सेकंड मॉक में आओ तो आप उन मिस्टेक्स को मिस्टेक्स को मत ना करो। रिपीट करो। जैसे डोजियर की ही बात कर रहे Yes, थे, sir. जैसे कल सर ब्रीफिंग दे रहे थे, अब एक बार जो डोजियर्स में मिस्टेक आ गई टैट बाय एसआरटीएचडी में, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना ना हो। हो। आपको खुद को अपग्रेड करना है Yes. हर स्टेज पे। आपका OIR ग्रेड अगर मान लो कि सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो अगला हो तो थर्ड से सेकंड होना चाहिए, Yes. उसके बाद सेकंड से फर्स्ट होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं हो रहा है तो मतलब आप राइट डायरेक्शन पे Yes. नहीं हो। Yes. और अल्टीमेट इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, पीपल आर सो मच वरीड अबाउट द टेक्निक इन एसएसबी। यस, टेक्निक इज अ वेरी सिंपल थिंग, वो एक बार बता दी गई, पता चल गई, बट
आपसे क्या एक्सपेक्टेशन ये समझना बहुत जरूरी Yes, है। sir. Until unless टेक्निक तो सबको पता है कि स्टोरी लिखना आई थिंक सर आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा जानते हैं। जो प्रोसीजर मुझे दिखाया जा रहा है, अगर मैं उस सिचुएशन पे होता, अगर वो मुझे दी जाती तो मैं उस समय क्या करता, मेरे क्या रिस्पॉन्सेज होते, और उसको पैरामीटर्स पे चेक करिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मेरी ऑनेस्टी में कमी है। यस मुझे कितना और रियल और Real ऑनेस्ट होना होने की चाहिए। आवश्यकता है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द एसएसबी, और मुझे लगता है इसलिए कहा ही जाता है एसएसबी इज ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड योर पर्सनालिटी। Yes. दो चीज का टेस्ट है, जहाँ इंटेलिजेंस की एक्सपेक्टेशन है वहाँ एक अच्छा इंटेलिजेंस भी नजर आना Yes. चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी तो नजर आनी ही चाहिए हर टास्क में, हर जगह, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू लीडर, रियल हीरो। Yes, sir. तो बीइंग अ ट्रू लीडर, रियल हीरो, आपकी पर्सनालिटी हमेशा उस रूप में निकल के आनी चाहिए। यस अब सिंपल सी बात है कि फिर सिटिंग फॉर द मॉक इंटरव्यू, आप सिंपल पीआई में बैठे हैं, पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपसे जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं यस उनमें प्रश्न तो सबसे वही हो रहे हैं, Yes. बट उन प्रश्नों में आपका क्या पर्सनालिटी है, Yes. दैट इज मोर यस इम्पोर्टेंट। आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है उसमें? एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes. बच्चों को ये लगता नहीं प्रश्न मिल गए हैं, उनके क्वेश्चन मैं रट लूंगा, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। Yes. रियल होना बहुत जरूरी है। सर मैं तो यही सोचता हूँ, दे आर लुकिंग फॉर नॉट फॉर एन ऑफिसर, दे आर लुकिंग हु कैन ट्रेन टू बी बिकम एन ऑफिसर। एग्जैक्टली, और ये समझ के ही जाना जरूरी है सबके लिए। तो हमें वाकई में बड़ा कमाल लग रहा है आपसे बात करना, सेशन हमारा बड़ा होता जा रहा है टेक्निकली। नाउ लेट्स कम टू द, बिकॉज रिटर्न की जर्नी चल रही, तो क्या सीडीएस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं? ये सर सीडीएस के लिए मैंने अप्लाई किया था, आई थिंक इंग्लिश के मेरे मार्क्स कम रह गए, तो इस बार का सीडीएस मेरा नहीं हो पाया, बट आई थिंक आई कैन कवर इट, बिकॉज मेरे बेसिक्स अच्छे हैं, बस प्रैक्टिस की कमी रह गई, क्योंकि एसएसबी के प्रोसेस को फोड़ो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर होगा। क्या सीएपीएफ भी अप्लाई कर रहे हैं? नहीं सर सीएपीएफ अभी नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? सर सीएपीएफ की तरफ उतना भी इंक्लिनेशन रहा नहीं, बट आई विल ट्राई अगर एलिजिबल यू शुड, यू नीड टू क्रिएट, नहीं एलिजिबिलिटी तो रहेगी आपकी, Yes, वो sir. टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा क्राइटेरिया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस आईसीजीएससी के लिए भी किया था? नहीं सर। क्यों नहीं किया? जानकारी नहीं थी? सर थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है, Yes, sir. कोई बात नहीं, चलिए जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ But- जाना चाहिए, Yes. बट एग्जाम मुझे ऐसा लगता है सब देना चाहिए। ये सर देना चाहिए, Confidence बट आई आता है। थिंक यू शुड बी श्योर शॉट। अगर मुझे जाना है तो मैं इसी में एक बार मेहनत करके एक बार खत्म करूँ। नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है, बट Yes, आप sir. ये समझो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें असिस्टेंट कमांडर Yes, की, sir. रॉयल पोजीशन है, यस वहाँ पे भी पूरा एसएसबी का ही प्रोसीजर है, कोई और प्रोसीजर नहीं है। Yes. उसको पीएसबी एफएसबी नाम दे देते हैं, बट एग्जैक्टली प्रोसीजर वही है। ओके, लेट्स कम टू द रिटन प्रोस्पेक्ट। जैसे एफकैट हैं, बच्चे अभी अगले एग्जाम की भी Yes. तैयारी कर रहे हैं इस समय, क्या लगता है, जैसे हम पूरे अर्थमेटिक को देखें, वहाँ रीजनिंग को देखें, जीके को देखें, इंग्लिश को देखें, क्या वेटेज है, क्या सच है एग्जाम का, कुछ बताएं उसके बारे में। सर बेसिकली जैसा मैंने पहले ही बोला, पहले आप सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जीके हो। जीके तो आई थिंक नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड, बट इफ़ यू हैव अ टाइम सीरीज, अच्छा अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उसके मुझे की पॉइंट्स पता होने चाहिए, अच्छा ये मूवमेंट हुआ तो ये कब हुआ, क्योंकि एफकैट मोर स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये आपको जब आप एक लाइन से जब पढ़ेंगे आप अपना हिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट, कहाँ से कौन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन से, अगर मॉडर्न से पढ़ रहा हूँ मैं तो मॉडर्न में पूरी पढ़िए, स्टोरी की तरह पढ़िए, मैं समझ रिलेट करिए आप मेडिवल से मॉडर्न, आप एक कनेक्ट क्रिएट अगर एंशिएंट और मेडिवल नहीं भी करेंगे तो भी चलिए, क्योंकि एफकैट थोड़ा मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रहता है। हाँ, जनरल अवेयरनेस। हाँ, तो जीके ऐसे हो गया, और बाकी उसके बाद मैथमेटिक्स का रहा तो बेसिक्स क्लियर करिए, बस बेसिक जो एक्सरसाइज जो दी रहती हैं उनको कर लीजिए, और फॉर्मूले ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको वहाँ हेल्प करेंगे। अगर फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि टाइम का प्रेशर रहता है, और ऊपर से ऐसे कहीं आपकी लक अच्छा नहीं हुआ, गर्मी का सिचुएशन रहा तो काफ़ी दिक्कत होती है, लैपटॉप्स में स्क्रीन में आंखें, तो आपको तुरंत एकदम आना चाहिए। तो फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करिए। और उसके बाद रहा रीजनिंग की, तो रीजनिंग इज़ प्रैक्टिस, रीजनिंग इज़ ऑल प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड्स बुक उठाइए या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, तो उस पर भी जाके आप कर सकते हैं। कंटेंट आपको मिल जाएगा। एक और रहता है मिलिट्री एप्टीट्यूड, तो आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको एयरफोर्स के थोड़ी अच्छी नॉलेज होने, थोड़ी नहीं बेसिक्स अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और होना भी चाहिए वो। हाँ, क्योंकि आजकल सर जानते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो एयरफोर्स मॉडर्नाइज हो रही है, तो एयरफोर्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक्स तो नॉलेज होनी चाहिए। कि क्या क्या हमारे पास क्या मिसाइल सिस्टम है, कौन से, मुझे लगता है अगर आप डेली करंट अफेयर का आपका एटीट्यूड सेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा, मुझे लगता है कि इजीली आप कर सकते हैं। देखो अल्टीमेट आपने जो मुझे बताया, इसमें जो मुझे कोर समझ में, अच्छा इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का समझाएं थोड़ा सा। सर इंग्लिश का रोल यही है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स बुक पढ़िए, जैसे स्टैंडर्ड्स अपने रूल क्लियर कर लिए उनको रिवाइज करिए, और मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट ही, क्योंकि एफकैट के एग्जाम में ये नहीं मैटर करता कि क्वेश्चन है, मैटर करता है आप कितनी जल्दी कर ले रहे हैं और कितना सही कर ले रहे हैं। क्योंकि एफकैट में क्वेश्चंस इजी लगेंगे आपको, बट एट द एंड जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत शौक लगेगा, अरे मैंने तो इतना किया था पर आया क्यों नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस मांगता है। ईजी है बट थोड़ा टिपिकल है। हाँ, टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेट जो कोर इसमें समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को गहराई से समझना चाहिए।
सिलेबस समझने के बाद आप कॉन्सेप्ट पे काम करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रटा नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता। समझने के बाद आप अपनी ही कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए, क्योंकि फिर प्रैक्टिस ही है जो कॉन्सेप्ट के असल डेप्थ में आपको ले जाती है, और फिर आपका पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बढ़ता है और कनेक्ट भी आप बढ़ा पाते हैं। तो ये तो सच है कि प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और मॉक तो मॉक है ही, वो जितना ज़्यादा देंगे उतना सच। इसलिए हम तो बच्चों से कहते हैं कि मॉक आपके लिए रिहर्सल है, आपके रियल एग्जाम से पहले, तो आप जितना ज़्यादा मात्रा में उसको दे रहे हो उतना आप मॉक दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और उसको फिर से दोबारा ट्राई करिए सही करने की, और उसके बाद फिर दीजिए। आई थिंक यू विल एबल टू इजीली क्लियर द एग्जाम। और यही मुझे लगता है सेल्फ बिलीव है। आपकी सफलता किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आप ही के हाथ में। अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा करते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ भी जो कैंडिडेट्स FCAT के होते हैं, तो बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है कि ग्रेजुएट लेवल की जितनी एंट्री है हम सब अप्रोच कराते हैं, क्योंकि घूम फिर के वही अर्थमेटिक पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है, वही GK का लेवल है, वही इंग्लिश। हाँ, CDS की जब बात आती है तो थोड़ा लेवल क्या हो जाता है, डेप्थ हो जाता है, CPF में भी हो जाता है। बट हम कह रहे हैं जब पढ़ ही रहे हो तो पढ़ लो ना डेप्थ। जैसे अभी आपने कहा कि सर हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो कॉन्सेप्ट तो सर एक बार कहानी की तरह पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर एक बार पढ़ लिया तो वही CDS के लिए भी, वही FCAT के लिए, सबके लिए। तो लोगों को ये माइंडसेट रहता है कुछ अलग करना, कुछ अलग नहीं करना है। अब इसमें अलग में एक ही चीज होती है जो आई थिंक समाज में आज चल रही है, वो क्या है पता है? रट्टू तोता। कि हम एग्जाम से पहले जाएंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ लेंगे और वो हमारे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस माइंडसेट से मुझे लगता है कि डिफेंस कॉम्पिटिटर को तो स्पेशली निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेट आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो है नॉलेज ही आपको काम करेगा, और कोई चीज़ काम नहीं करने वाली है। तो बहुत अच्छा लगा नमन आपसे मिलकर के, रियली वेरी नाइस, एंड होपिंग ग्रेट फ्यूचर फॉर यू। जस्ट मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी ऑफ मैच्योरिटी, सिंसियरिटी व्हाट यू हैव, एंड involved in too much practices. Every day class will start 8 to 9 communication classes, 9 to 10 general awareness every day, because until unless you are not aware, because you are in the first part of screening, but once you participate for the interview round, it's true that they will ask maximum question related to your PIQ, personal information question form, but पर्सनली वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे करेंगे ही करेंगे, और वहीं आपका इंटेलिजेंस असल में झलक के आता है। ठीक है ना? आप जब GD के दौरान होंगे, लेक्चरेट के दौरान होंगे, तो आपका पार्टिसिपेशन जो है वो आपके इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड करता है। तो जनरल अवेयरनेस की भी क्लास का बहुत महत्व है। फिर 10 to 4 आपका शेड्यूल तो रहता ही रहता है। फिर 4 to 6 स्पेशली मैंने प्रैक्टिस इन्वॉल्व किया आप लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है मुझे, जितनी ज़्यादा उसमें PPDT करा सकेंगे, टैट करा सकेंगे, वैट करा सकेंगे, SRT करा सकेंगे, और जितना ज़्यादा GD और लेक्चरेट की एक्टिविटी करा सकेंगे उतना बेनिफिट होगा। कल आप 4 to 6 के सेशन में बैठे होंगे? यस सर, मैं बैठा। कल कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? कल सर चल रही थी, हम लोग की GD हुई थी, PPDT राउंड हुआ था, और बस सर। तो कुछ फायदा उसका मिल रहा था, समझ में आ रहा था? सर फायदा क्या सर, मैंने पहले यहाँ की है तो एकदम नॉर्मल लग रहा था। यस हाँ, बहुत दिन बात कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस था। अच्छा, बट बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे आप ओपन अप हो जाएंगे और चीज़ों को बढ़िया कर पाएंगे। चलिए, इट्स नाइस कन्वर्सेशन विद नमन, एंड ऑब्वियसली ये सीरीज में जारी रखूंगा। आई थिंक ऐसे बच्चों से मिल करके आप भी सीख सकते हैं बहुत कुछ, और मेहनत करिए। मुझे लगता है कि हर जीवन में सफलता जो है सक्सेस के दम पे, और जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है बच्चा, इसको मेंटेन रखिएगा, बिकॉज बीइंग अ ट्रू लीडर, positivity is very much important. What we have a problem Aman right now with the maximum candidate in your class itself, जो हम लोग रिपोर्ट्स में देखते हैं बैठ करके, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट प्रोसेस। वो किसी भी टास्क को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेकर के नेगेटिव पहले होते हैं, पॉजिटिविटी का अभाव। और वो ऐसा रियल जिंदगी में भी है। कोई भी चैलेंज या कोई भी टास्क, कोई भी सिचुएशन के सामने आती है, तो रियल जिंदगी में भी वो पहले क्या इमेजिन करते हैं, नेगेटिव, जबकि आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सेम थिंग नीडेड हियर, यही चीज़ यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो बस ये मेंटेन रखिए, और सबको प्रेरणा मैं नमन के माध्यम से दे रहा हूँ। जो ये मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे, जो कॉन्फिडेंस है, जो रियलिटी है, आप हो सकता है मुस्कुरा रहा है बच्चा, बट मैं समझ सकता हूँ कि 2019 से ही लाइफ की जर्नी शुरू हुई। 2019 बीता, 2020 बीता, 2021 बीत गया, 22 बीत गया, आज हम 23 में बैठे हुए हैं। आई थिंक ये लंबा जर्नी है, लाइफ में बहुत अप्स डाउन आए होंगे, इतना आसान नहीं रहा होगा नमन। जब कभी लगा होगा यार क्या करें अब हम, परिवार की तरफ भी चेहरा देखा होगा तो क्वेश्चन उठा होगा, कुछ तो दिक्कत है, बट उन सब के बावजूद अगर आप इतना पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और इसके पीछे मैं मान सकता हूँ आपकी फैमिली का रियल सपोर्ट है, गार्जियंस का रियल बिलीव है, क्योंकि तभी ये चीज़ क्या हो पाती है नमन। बट अब आपको जल्दी उनको गिफ्ट देना है बिल्कुल सक्सेस का, और कमीशन के लिए आप डिजर्व करते हैं। यू हैव सच अ पोटेंशियल। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ में जो होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है, बिकॉज आप उसके थ्रू कमीशन जा सकते हैं। तो चलिए, इट्स अ वेरी नाइस टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड आप सबको ऐसे ही सेशन आते रहेंगे और कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत।